हेलो एवरीवन। आज हम बीए थर्ड ईयर का पेपर 1 फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट एंड इंटीरियर डेकोरेशन को डिस्कस करेंगे। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ रेंटेड हाउस एंड ओन हाउस। ठीक है, तो खुद के घर के और रेंटेड लिए हुए हाउस के क्या फ़ायदे और क्या नुकसान होते हैं। तो देखिए, कोई भी व्यक्ति है उसकी 3 आधारभूत आवश्यकताएं होती है: फूड, शेल्टर एंड क्लोथ। ठीक है, रोटी, मकान और कपड़ा, ये 3 चीज़ें उसको बहुत ज़रूरी होती है, उसके बिना इसका जीवन संभव नहीं होता है। ठीक है, तो इन तीनों आधारभूत आवश्यकताओं में जो शेल्टर है, आवास है, यह भी व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकता है। ठीक है, अगर व्यक्ति को देखिए भोजन नहीं मिलता है, ठीक है, या कपड़ा नहीं मिलता, तब भी उसका जीवन पूरी तरीके से व्यवस्थित नहीं होता है। उसी प्रकार से अगर उसको रहने के लिए घर भी नहीं मिलता है तो वह न तो शारीरिक रूप से न मानसिक रूप से व्यक्ति उन्नति कर सकता है। ठीक है, और व्यक्ति जो है वो सक्सेस भी अचीव नहीं कर पाता है। तो अब देखिए, क्योंकि आजकल के इस प्रेजेंट टाइम में पॉपुलेशन इतनी इंक्रीज़ हो गई है कि हमारे पास में रहने का जो स्पेस है वो काफ़ी कम है पहले से। ठीक है, तो इसकी वजह से सभी लोगों के पास में खुद के मकान नहीं होते हैं। ठीक है, और अगर होते भी हैं तो वे अपनी पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाते हैं सही प्रकार से। ठीक है, तो यह चीज़ जो होती है व्यक्ति को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है, उसकी आवश्यकताओं को बहुत प्रभावित करती है। ठीक है, इसी वजह से क्या करते हैं कि लोग खुद का घर नहीं होने पर लोग हाउस रेंट पर भी ले लेते हैं, किराए पर भी मकान ले लेते हैं। ठीक है, तो रेंटेड हाउस लेने से क्या है, उनको फैसिलिटी भी मिल जाती है और उनको ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट भी नहीं करना पड़ता है। ठीक है, और जिसके पास अच्छा पैसा होता है तो वो या तो खुद का मकान बनवाते हैं या फिर बना हुआ मकान ही खरीद लेते हैं। ठीक है, तो यह डिपेंड करता है कि व्यक्ति कितना फाइनेंशियली स्ट्रांग है। ठीक है, तो देखिए, जब व्यक्ति चाहे रेंटेड हाउस ले, ठीक है, रेंटेड हाउस हो या फिर ओन हाउस, ठीक है, कैसा भी घर ले तो उसको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी होती है, कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। ठीक है, जिसमें पहली है परिवार की आय कितनी है, इनकम कितना है, खर्च कितना कर रहे हो, कितना एक्सपेंडिचर है और कितनी सेविंग करते हैं। ठीक है, सेविंग मीन्स कितनी बचत आप करते हो। ठीक है, परिवार की आय क्या है, व्यय कितना है और कितनी उनकी बचत है, यह चीज़ पता होनी चाहिए। ठीक है, अगला है परिवार का आकार व बनावट। मीन्स बड़ा फैमिली, छोटा फैमिली है, जॉइंट फैमिली है, ठीक है, न्यूक्लियस फैमिली है, कितने लोग हैं, इस चीज़ का भी पता होना चाहिए। उसी के अनुसार आपको घर लेना चाहिए, क्योंकि फैमिली में मेंबर तो हैं 20 और आपने बिल्कुल छोटा सा घर रेंट पे ले लिया, छोटा घर बनवा लिया, तो आपका परिवार जो है उसमें नहीं फिट हो पाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। इसके बाद है परिवार के सदस्यों की रुचि व आदतों का स्तर। ठीक है, लोगों के क्या इंटरेस्ट है, कैसा उनका बिहेवियर है, कैसा स्टैंडर्ड है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, पारिवारिक सदस्यों का क्रियाकलाप, फैमिली एक्टिविटीज़ कैसी हैं, इसका ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि घर में ओल्ड एज पर्सन है तो आपको पता है कि वो लोग मंदिर जाएंगे, उनको शाम के समय बाहर घूमना पसंद है, और आपने ऐसी जगह घर ले लिया है या ऐसी जगह रेंटेड हाउस लिया है जहाँ पर न तो पास में मंदिर है ना कोई गार्डन की फैसिलिटी है। छोटे बच्चे हैं, उनको स्कूल जाना पड़ता है, तो आप कोशिश कीजिए कि अगर आपको स्कूल के आसपास ही अगर घर मिल जाता है तो ठीक है, तो उनको आने जाने में ठीक रहता है। या फिर आपका ऑफिस है घर के पास हो तो ज़्यादा सूटेबल रहता है। ठीक है, या फिर बच्चे छोटे हैं, आपको किसी अच्छे लोकेलिटी में घर लेना चाहिए तो वहाँ पे सेफ्टी सिक्योरिटी भी हो, साथ ही साथ बच्चों के खेलने की सही फैसिलिटी हो, है ना। तो ये जो फैमिली एक्टिविटीज़ होती है उसके बेसिस पे आपको घर लेना है। ठीक है, आप
जैसे कि एक डॉक्टर है, ठीक है, लेकिन आपने क्या किया, हॉस्पिटल से बहुत दूर अपना घर ले लिया है, लेकिन क्या है, अब आपको आने जाने में इतना टाइम लग जाएगा, तो उसकी वजह से आपके कई सारे ज़रूरी काम जो होते हैं वो रुक जाते हैं। ठीक है, परिवार के पसंद के फर्नीचर के लिए आवश्यक स्थान, जो आपके परिवार के लोग रह रहे हैं, ठीक है, उनको किस किस टाइप के फर्नीचर की रिक्वायरमेंट है, तो जो उनका पसंदीदा फर्नीचर है क्या उसको रखने के लिए प्रॉपर हाउस में जगह है या नहीं है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। ठीक है, और है भविष्य में उत्पन्न होने वाली पारिवारिक आवश्यकता, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि अगर इन फ्यूचर अगर आपको कोई नीड हो जाती है आपकी फैमिली को, तो क्या वह रेंटेड हाउस या ओन हाउस जो है आपका खुद का हाउस है, तो क्या वो कैपेबल रहेगा उन सब आवश्यकताओं की पूर्ति करने में, तो इस चीज़ के ऊपर भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, ये सारी जो चीज़ें होंगी ना, यही सब चीज़ें डिसाइड करेगी कि घर में कितने रूम्स होने चाहिए, ठीक है, कितने टॉयलेट बाथरूम्स होने चाहिए, क्या क्या फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, इन सब के बेसिस पर आप उन सब चीज़ों को या हाउस को एनालाइज करेंगे, देखेंगे। ठीक है, अब देखिए घर के अंदर क्या है, देखो जब भी आप घर बनवाते हो या घर लेते हो, तो सबसे पहले या सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है फैमिली बजट। ठीक है, पारिवारिक बजट जो होता है ना, वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी घर को रेंट करने के लिए या खुद के बनवाने के लिए। ठीक है, अगर बजट है तो ठीक है, नहीं है तो आप नहीं कर सकते ये काम, है ना। तो बजट से ही आपको पता चल पाता है कि आपकी जो आवश्यकता है, परिवार की आवश्यकता है, क्या वो पूरी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो उस बजट के आधार पर ही आप निर्धारण कर सकते हो कि आप खुद का हाउस बनवाओगे या आप रेंट पर हाउस लोगे। ठीक है, ये दोनों ऑप्शंस तभी आप क्लियर कर पाते हो। ठीक है, इसी के साथ साथ में देखो, अगर आपकी सेविंग्स बहुत कम है तो आपको हमेशा रेंटेड हाउस ही लेना चाहिए, लेकिन अगर आपके पास में अच्छी सेविंग्स है तो आप खुद का घर भी बनवा सकते हो। ठीक है, इस चीज़ का हमको ध्यान रखना चाहिए। अब हम आगे बात करेंगे कि खुद के घर या रेंटेड हाउस क्या डिफरेंस है। ठीक है, और साथ ही साथ में अब हम इनके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस को बात करेंगे। ठीक है, अब देखिए नॉर्मली जो लोग होते हैं, ठीक है, इनके पास में या तो खुद का मकान होता है या रेंट का हाउस होता है। ठीक है, जो रेंटेड हाउस होते हैं ना, ये फिर भी सस्ते होते हैं। ठीक है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना होता है, सिर्फ एक महीने का पर मंथ आपको रेंट प्रोवाइड करना पड़ता है, आपको एक किराया देना होता है। ठीक है, अब जो खुद के घर होते हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो आपने खुद का बनवाया हुआ, खुद का निर्मित, ठीक है, या स्वनिर्मित भी कह सकते हो। ठीक है, और दूसरा होता है बना हुआ ही खरीदना। ठीक है, आप बना बनाया जो घर खरीदते हो वो। ठीक है, अब हम पहले बात करेंगे, देखिए रेंटेड हाउस की। रेंटेड हाउस है ना, तो देखिए जो रेंटेड हाउस होता है या रेंटिंग हाउस होता है, ठीक है, वो किसी शहर या गांव में आपको कितना किराया आप दे सकते हो, उस आधार पर आप घर का निश्चय करते हो। ठीक है, सिलेक्शन करते हो। अब देखिए इस मकान के क्या क्या लाभ होते हैं, तो हम पहले बात करेंगे एडवांटेजेस की। ठीक है, एडवांटेजेस में देखिए पहली एडवांटेज है रेंटेड हाउस की कि ये मकान जो होते हैं सस्ते होते हैं। ठीक है, आपको महंगे नहीं मिलेंगे, आराम से आपको मिल जाएंगे सस्ते, और बहुत ही कम खर्च के ऊपर आप घर का आनंद ले सकते हो। ठीक है, और आपको लाखों रुपए भी इन्वेस्ट करने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं पड़ती है ना। सेकंड इसकी एडवांटेज होती है कि जब आप चाहो, जब आप चाहें खाली कर सकते हैं। ठीक है,
आप इस चीज़ में जब आपकी इच्छा है, आपको लगे कि नहीं भाई यहाँ का रेंट ज़्यादा हो रहा है या मुझे फैसिलिटीज़ प्रॉपर नहीं मिल रही है, कोई घर में कमी है या मुझे इससे भी अच्छा घर मिल गया है, इससे भी सस्ता घर मिल गया, तो आप जब चाहें इसको खाली कर सकते हैं। आपके खुद के ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। और जहाँ आप चाहें वहाँ पर आप जा कर के घर रेंट पर ले सकते हो, ठीक है। या फिर अगर आपने खुद का बनवा लिया है तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। आपका उत्तरदायित्व या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, वो कम होती है, ठीक है, जब आप रेंटिंग हाउस प्रेफर करते हो, ठीक है। आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठानी पड़ती है, ठीक है, चाहे वो मेंटेनेंस से हो या उसकी देखभाल की बात हो, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती है, सारी जिम्मेदारी मकान मालिक की होती है, ठीक है। अगला है व्यक्ति की जो आर्थिक स्थिति है उसके अनुसार हम लोग क्या कर सकते हैं, घर को बदल सकते हैं। आर्थिक स्थिति के अनुसार बदलाव संभव है, ठीक है, या आप चाहो तो बदलाव कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। आपको जिस जगह पर सुविधाजनक लगता है, ठीक है, आपको जिस जगह पर सुविधाजनक लगता है और उपयुक्त लगता है, ठीक है, उस स्थान के ऊपर आप चाहो मकान किराए पर ले सकते हो, ठीक है, जिससे क्या होती है कि आपका आने जाने का जो आपका खर्च लगता है वो कम लगेगा। जैसे कि आपने बच्चों के कॉलेज के पास में घर लिया तो बच्चों के कॉलेज आने जाने का जो खर्च होता है वो बच जाएगा। मार्केट के पास लिया है या आपके किसी पर्टिकुलर प्लेस पर आपकी जॉब है, वहाँ पर अगर आपने घर लिया है तो आपको आने जाने का जो खर्च होता है, आप पैदल ही जा सकते हैं, तो आपको वहाँ पर खर्च ही नहीं करना पड़ेगा उस जगह पर पैसा, ठीक है। ये भी एक फ़ायदा हो जाता है। अगला फ़ायदा है कि देखिए, अगर जो हाउस है, ठीक है, उस या बजा जो मकान है, अगर इनके पैसे बढ़ भी जाते हैं ना तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हाउस रेट या फिर जो ज़मीन है वहाँ की अगर रेट्स बढ़ती है तो उससे किराए के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपने जिस किराए पर निश्चित किया था उसी किराए पर आप रहते हो, आपको किराए में इंक्रीमेंट नहीं होता है। पहला तो बात, किराया नहीं बढ़ता है, और अगर कुछ समय के बाद भी बढ़ता है तो बहुत ही कम मात्रा में बढ़ाया जाता है हाउस रेंट, ठीक है। तो इस चीज़ से भी क्या होती है, आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं रहती है और आप लंबे समय तक उस मकान में रह सकते हो, ठीक है। अच्छा, जो रेंट पर लोग रहते हैं ना, तो रेंट पर रहने वाले लोगों को कोई भी प्रकार का हाउस टैक्स नहीं देना पड़ता है, ठीक है, किसी प्रकार का गृह कर नहीं देना पड़ता है, ठीक है, कोई प्रकार का भूमि कर देने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है, और कोई भी पेनल्टीज़ का भी भुगतान नहीं करना पड़ता है। ये सारी जिम्मेदारी होती है मकान मालिक की, ठीक है, तो वही इन सब चीज़ों का भुगतान करते हैं, ठीक है। आजकल तो जो रेंट पर रहने वाले लोग हैं उनके लिए बहुत सारे कानून बन गए हैं, ठीक है, तो क्या है कि अगर उनको किसी भी प्रकार की समस्या है तो वो उसका सहारा ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, कुछ जो होते हैं ना रेंट पर रहने वाले लोग, बहुत ही कैसे होते हैं, क्लेवर होते हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, बहुत साल तक अगर किसी एक हाउस में अगर रेंट पर रह लेते हैं ना, तो जब उनसे वो घर खाली करवाया जाता है तो उस टाइम पर वो काफ़ी मात्रा में हर्जाना जो मकान मालिक होता है उससे ले लेते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि उनको काफ़ी सुविधा मिल जाती है और साथ ही साथ में उनके खुद के पास में जितना उन्होंने आज तक अपने जो मकान मालिक होते हैं उनको पैसा दिया है रेंट के तौर पर, वो वापस सारा का सारा वसूली कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये बहुत सारी एडवांटेजेस थी जो कि एक रेंट पर हाउस अगर आप लेते हो तो आपको मिलती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे डिसएडवांटेजेस की कि क्या क्या नुकसान होते हैं एक रेंटेड हाउस में रहने के। देखिए, डिसएडवांटेजेस किसके, रेंटेड हाउस के, रेंटिंग हाउस के। तो देखिए, पहला डिसएडवांटेज ये है कि मकान मालिक जो है ना वो क्या करता है, हमेशा अपनी इच्छा से ही जो घर है उसको कलर करवाते हैं, ठीक है,
या पेंट करवाते हैं, ठीक है। तो जो रेंट पे रहने वाले लोग हैं ना, वो अपनी इच्छा से ना तो कलर करवा सकते हैं, ना ही वाइटिंग का काम करवा सकते हैं। तो जैसा उनको गंदा घर मिलता है वैसा ही में ही उनको रहना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है, ठीक है। अगर वो करवाएंगे तो उनको खुद को अपना जेब से खर्च करना पड़ेगा और उसका पैसा उसको मकान मालिक नहीं देगा, ठीक है। ये पहला डिसएडवांटेज होता है। दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि जो रेंट पर रहने वाले लोग होते हैं ना, इनको कभी भी अपनापन नहीं मिलता है, ठीक है, नहीं मिलता है, या फिर इनका लोगों से व्यवहार भी नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि देखिए, किराएदार जो होते हैं या पड़ोसी होते हैं वो आए दिन बदलते रहते हैं। तो अगर इनसे कोई व्यवहार बनाता है तो वो लंबे समय तक कई बार नहीं चल पाता है। तो आजकल लोग क्योंकि बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, इसलिए वो किराएदार से बहुत ही कम व्यवहार बनाते हैं, बल्कि जिनका खुद का मकान होता है उन लोगों से ही ज़्यादा व्यवहार बना करके रखा जाता है, ठीक है। तीसरी डिसएडवांटेज है कि देखिए, क्योंकि जो किराए पे लिया हुआ मकान होता है वो किसी और के द्वारा बनाया हुआ मकान है और किसी और की फैमिली की नीड्स के अकॉर्डिंग बना हुआ है, ठीक है। अब अगर आप वो रेंट पर लेते हो उस घर को, तो ज़रूरी नहीं है कि आपकी जो सारी आवश्यकताएं हैं ना, सारी पारिवारिक आवश्यकताएं पूर्ण हो पाए, ठीक है। ये थोड़ा सा डाउटफुल है कि आपकी सारी पारिवारिक आवश्यकताएं पूर्ण हो पाएगी, क्योंकि वो किसी और के अनुसार बना हुआ मकान है, किसी और के विचारों से बना हुआ है, तो उसी के अकॉर्डिंग वो सूटेबल और सेट होगा, आपके अकॉर्डिंग नहीं होगा। तो यहाँ पर भी आपको एडजस्ट करना पड़ सकता है, ठीक है। बहुत सारे जो रेंटिंग हाउसेज होते हैं ना, वो स्वास्थ्य की दृष्टि से ठीक नहीं होते हैं, ठीक है, ठीक नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि क्या है कि वो देखिए ठीक नहीं है, इसीलिए तो उसको रेंट पर दिया गया है और कोई और व्यक्ति को रखा जा रहा है उसमें। अगर रहने योग्य होता ही सही तो क्यों मकान मालिक खुद ये घर छोड़ करके जाता, ठीक है। कई बार इन घरों के अंदर प्रॉपर वेंटिलेशन, एयर की या लाइट की फैसिलिटी भी नहीं होती है, जिसकी वजह से आपको कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, बहुत टाइम तक अगर आप, ठीक है, लॉन्ग टाइम तक अगर आप किसी घर के अंदर ही रह रहे हो तो जो रेंट होते हैं, ठीक है, ये रेंट चार्जेस होते हैं ना, ये इंक्रीज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, बार बार थोड़े थोड़े टाइम में आपका रेंट बढ़ाते जाएंगे, तो आपको क्या है, ज़्यादा पे उनको करना पड़ जाता है, ठीक है। और आजकल तो क्या है कि जो रेंटेड हाउस होता है ना, इनका रेंट इतना ज़्यादा है कि लोगों के लिए रेंट भी अफोर्ड करना मुश्किल हो गया है, साथ ही साथ उनके लिए बार बार घर बदलना भी बहुत मुश्किल की समस्या होती है, बहुत ही मुश्किल का काम होता है, ठीक है। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस थी जो कि रेंटेड हाउस में लोग फेस करते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स या बातें जिनके ऊपर लोगों को ध्यान देना चाहिए जब भी वो एक हाउस रेंट पर लेते हैं तब, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला तो है कि आपको हमेशा इंडिपेंडेंट हाउस ही लेना चाहिए, जिसमें मकान मालिक नहीं रहता हो, वो घर लेना चाहिए, या कहीं पर दूर रहता हो, ठीक है। तो आप क्या आराम से उस घर में रह सकते हैं, बार बार मकान मालिक का इंटरफेरेंस नहीं होता है, ठीक है। जो मकान, ठीक है, रेंट के पर्पस से ही बना हुआ हो ना, आपको वही मकान लेना चाहिए, रेंट के पर्पस से बने हुए। तो उसमें क्या है, सारी जो फैसिलिटीज़ होती है ना, ऑल फैसिलिटीज़ आर अवेलेबल, ठीक है, सब फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती है ना। तीसरा है कि ऐसा मकान लेना चाहिए, ठीक है, जहाँ पर कम रेंट पर लोग रहते हैं, ठीक है, मतलब कम संख्या में लोग रहते हैं और जहाँ का रेंट भी थोड़ा कम हो, ताकि आपके लिए अफोर्डेबल हो सके, ठीक है। आपको ऐसी जगह पर रेंट लेना चाहिए जहाँ के लोगों का स्टैंडर्ड, ठीक है, और एक्चुअली हम लिविंग स्टैंडर्ड की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ के लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड, एरिया, लोकेलिटी अच्छी हो, उस जगह पर ही आपको घर लेना चाहिए, अन्य किसी भी जगह नहीं लेना चाहिए, नहीं तो बच्चों के ऊपर गलत असर पड़ता है, ठीक है। जब भी आप रेंट पर हाउस लेते हैं तो आपको एक हाउस
एग्रीमेंट आपको साइन करवा लेना चाहिए, ठीक है, मकान मालिक से। तो एक समझौता रहने से क्या होता है कि आगे कभी भी किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन नहीं होता है, ठीक है। मकान ऐसी जगह पर लें जहाँ पर सभी फैसिलिटीज़ हो, ऑल फैसिलिटीज़, जैसे कि हॉस्पिटल पास में हो, ठीक है, मार्केट हो पास में, है ना, स्कूल्स हो पास में, गार्डन हो, मंदिर, ये सब चीज़ें आसपास में होनी चाहिए। आपका वर्क प्लेस पास में होना चाहिए ताकि आपको बार बार सभी जगह के लिए दौड़ भाग नहीं हो और आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। प्रॉपर लाइट एंड वेंटिलेशन हो, ऐसा घर आपको लेना चाहिए ताकि स्वास्थ्य की दृष्टि से ये घर बहुत ही सही होते हैं, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि आपके इकोनॉमिक स्टेटस के अकॉर्डिंग हो, ठीक है। मीन्स आपके पास अगर पैसा है तो उतना ही ले, बहुत ज़्यादा महंगा घर आपको नहीं लेना चाहिए, नहीं तो आप क्या है कभी अपनी सेविंग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को हमको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। तो देखिए आज के इस लेक्चर में हमने बात करी कि रेंटिंग हाउस की क्या एडवांटेजेस होती हैं, क्या डिसएडवांटेजेस होती हैं, ठीक है। और जब हम कोई भी हाउस रेंट पर लेते हैं तो हमको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है, कौन से इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को फॉलो करना होता है ताकि हम कहीं पर भी नुकसान में नहीं रहें और साथ ही साथ में सेविंग भी करें और अपना हमारा पैसा भी वेस्ट नहीं जाए, ठीक है। तो आई होप आपको आज का ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम मिलेंगे नए टॉपिक के साथ में, जिसमें हम जो ओन हाउस है, निजी मकान, उसके बारे में बात करेंगे, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को पढ़ेंगे और जो भी उसमें ध्यान रखने योग्य बातें होंगी उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।